हेलो एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश कम्युनिकेटिव के पोएट्री सेक्शन की सारी पोएम्स एंड सम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस एंड में आएंगे, पहले हम एक साथ सारी पोएम्स कंप्लीट कर लेंगे। एंड अगर आपको ये लग रहा है कि पोएम्स की भी हम समरीज पढ़ने वाले हैं, देन माय फ्रेंड यू आर कुक्ड। अगर आप पोएम्स के लिए भी समरीज पर रिलाय कर रहे हैं तो आप भगवान भरोसे चल रहे हैं, बिकॉज पोएम्स शॉर्टर है, मच इजियर टू रीड है। एक बार ही समझ में आ जाए तो रिवाइज करने के लिए दोबारा आराम से पढ़ सकते हैं विदाउट टेकिंग टू मच टाइम। फिक्शन चैप्टर्स के लिए, ड्रामा के लिए आई अंडरस्टैंड कि आप समरीज पढ़ रहे हैं, बट पोएम्स के लिए यू नीड टू रीड द पोएम अगेन in order to revise it, and that's what we're going to be doing today. I will also give you a quick explanation of all the poems, especially the tricky parts, and then we'll go to the questions. So बहुत ही sorted session होने वाला है. Let's get started. Hit the like button if you get value out of these sessions, and do share them with your friends. Starting with Vikram Seth's The Frog and the Nightingale, a very important lesson for all of us to remember and learn. इस पोम का कंपैरिजन अक्सर ओzymandias से होता है in terms of the frog's character and the way Ozymandias was. So that's just something you can keep in mind. Let's quickly read the poem and understand what it's trying to say. Once upon a time, a frog croaked away in Bengal bog. Every night from dusk to dawn, he croaked on and on and on. Now here, on means on, but spelling इसका change हुआ है for it to rhyme with dawn. इसको हम लोग कहते हैं पोएटिक लाइसेंस. पोएटिक लाइसेंस का मतलब होता है जब भी हम स्पेलिंग या ग्रामर सिंटैक्स में जानबूझ के कुछ गलत करते हैं टू मेक इट फिट द पोएम बेटर. यहां पर उसका पर्पस है टू राइम बेटर. कभी कभार मीटर में फिट करने के लिए हम लोग ये चीज करते हैं. आपने ये बहुत हिंदी गानों में भी नोटिस किया होगा कि अगर जो वर्ड है, अगर की बजाय बहुत बारी गर बोला जाता है. गर, अब गर सही नहीं है, लेकिन अगर गर सेम मतलब है, ये लिसनर को भी समझ में आ जाता है और लिरिसिस्ट ये जानबूझ के करता है जिससे वो वर्ड जो है वो लाइन में फिट बैठे. ये भी पोएटिक लाइसेंस है. आपको बहुत इंस्टेंसेस हर पोएम में पोएटिक लाइसेंस के मिल जाएंगे. स्पेलिंग चेंज या कोई ग्रामर का रूल चेंज किया गया है so that it fits the poem better. Other creatures loathed his voice, but alas, they had no choice, and the crass cacophony blared out from the sumac tree, at whose foot the frog each night minstrelled on till morning night. तो यहाँ पे हमें हमारे फ्रॉग का बेसिक कैरेक्टर स्केच मिलता है कि भाई को बिल्कुल गाना नहीं आता, पर भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता. वो अपनी गंदी सी आवाज में क्रोक करता है, दूसरे लोध करते हैं, हेट करते हैं इस चीज को, बट दे डोंट हैव अ चॉइस क्योंकि वो गाता रहता है. मिनिस्ट्रल मतलब परफॉर्म करी जा रहा है, गाई जा रहा है. ठीक है. Neither stones nor prayers nor sticks, insults or complaints or bricks stilled the frog's determination to display his heart's elation. But one night a nightingale in the moonlight cold and pale perched upon the sumac tree, casting forth her melody, dumbstruck sat the gaping frog. तो कोई भी चीज, स्टोन्स, प्रेयर्स, कंप्लेंट्स, कुछ भी फ्रॉग को रोकने की काम नहीं आ रही थी. वो अपनी दिल की सारी खुशी एक्सप्रेस कर रहा था थ्रू हिज टेरेबल सिंगिंग. बट एक दिन एक नाइटिंगेल आती है. नाउ यू नो frogs generally are known to have a very croaky, irritating voice. Nightingales are known to have a very beautiful, melodious voice. जब भी कोई अच्छा गाता है तो हम उसको नाइटिंगेल ही बुलाते हैं. तो यहाँ पर नाइटिंगेल एक्चुअली में आती है, रात को गाती है, एंड गेपिंग मतलब कि घूरता, डम्बस्ट्रक, ऑस्ट्रक, मुंह खोला हुआ फ्रॉग बस उसको देखी जा रहा है और उसको सुनी जा रहा है. And the whole admiring bog stared towards the sumac, rapt मतलब fascinated, completely उनकी attention उसी की तरफ है. And when she had ended, clapped. Ducks had swum and herons waded to her as she serenaded, and a solitary loon wept beneath the summer moon. Toads and teals and tiddlers, captured by her voice, cheered on enraptured, bravo to divine encore. So the nightingale once more, quite unused to such applause, sang till dawn without a pause. तो ये सारे कौन हैं? ये हमारे अलग अलग क्रीचर्स हैं. कौन कौन है हमारे पास? डक्स, हेरन्स, लून, टोड्स, टील्स, टिडलर्स. और सब क्या कह रहे हैं? बहुत ही सुंदर, बहुत उम्दा
एक और बार हो जाए, encore। तो नाइटिंगेल एक और बार गा देती है and she is unused to this applause, क्योंकि कभी उसने किसी ऑडियंस के लिए नहीं परफॉर्म किया है। और फिर वो सुबह तक विदाउट अ पॉज लगातार गाती रहती है। Next night, when the nightingale shook her head and twitched her tail, closed an eye and fluffed a wing and had cleared her throat to sing, she was startled by a croak. Sorry, was that you who spoke? She inquired when the frog hopped towards her from the bog. तो जब वो गाने के लिए रेडी हो रही होती है, कौन आता है? क्रोक जब भी सुनो तो समझ जाओ कि हमारे फ्रॉग भाई साहब आए हैं। Yes, the frog replied. You see, I'm the frog who owns this tree. In this bog, I've long been known for my splendid baritone. And of course, I wield my pen for bog trumpet now and then. So, यहाँ पर वो frog जो है वो आता है। यहाँ पे हमें basically ये पता चलता है कि जो हमारी नाइटिंगेल है, I'm just gonna write NG, नाइटिंगेल जो है वो बहुत इनोसेंट है, उसमें कोई ईगो नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है अपने टैलेंट को लेके। उसको जेन्युइनली गाना बहुत अच्छा लगता है और उसको दिल से खुशी मिलती है जब लोग उसके गाने को अप्रिशिएट करते हैं। फॉग नहीं, फ्रॉग जो है वो क्लेवर है, वो मैनिपुलेटिव है, शातिर है। और अब वो आके नाइटिंगेल का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहली चीज उसको क्या बोलता है? आई एम द वन हु ओन्स दिस ट्री। नेचर में नोबडी ओन्स एनीथिंग, राइट? बट यहाँ पे फ्रॉग आके उसको ये बोल देता है, क्या करने के लिए? अपनी सुपेरियोरिटी जताने के लिए कि भाई ये तो मेरा पेड़ है और मैं यहाँ पर माना हुआ सिंगर हूं। ये भी झूठ बोल देता है एंड द नाइटिंगेल इन हर नाइवेट मान लेती है कि ये फ्रॉग का पेड़ है और फ्रॉग बहुत ही अक्लेम्ड सिंगर है। वो कहता है कि मेरी बैरिटोन बहुत अच्छी है। बैरिटोन इज द लो वॉइस इन विच पीपल सिंग। अकापेला एकदम हाई वॉइस होती है, बैरिटोन एकदम लो बेस वाली वॉइस होती है। तो फ्रॉग कहता है कि मैं अपने बैरिटोन के लिए माना हुआ हूं। और फिर जो नाइटिंगेल है थोड़ा फ्लस्टर्ड हो जाती है, थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है और फिर वो कहती है बहुत ह्यूमिलिटी के साथ कि डिड यू लाइक माई सॉन्ग? क्या आप जो कि इतने अक्लेम्ड सिंगर हो, क्या आपको मेरा गाना अच्छा लगा? Not too bad, but far too long. The technique was fine, of course, but it lacked a certain force. Oh, the nightingale confessed, greatly flattered and impressed, that a critic of such note had discussed her art and throat. I don't think the song's divine, but oh well, at least it's mine. तो यहाँ पर जो फ्रॉग है जानबूझ के उतना मजा नहीं आया इस टाइप का थोड़ा सा अपना फीडबैक दे रहा है, to assert his authority and to sort of get a hold on the nightingale. यहाँ पर वो कुछ कमियां निकालता है एंड नाइटिंगेल बोलती है कि आप जैसे महान क्रिटिक ने मेरे गाने को इस वर्दी भी समझा कि आप उसको सुने और उसके बारे में कुछ बोले, यही मेरे लिए बहुत है। और मुझे पता है कि मेरा गाना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, इट्स नॉट डिवाइन बट एट लीस्ट इट्स माइन। व्हाई इज दिस लाइन इंपॉर्टेंट? क्योंकि एंड में आपको पता चलेगा व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। यू शुड प्रोबेबली नो बाय नाउ, बट जस्ट कीप इट इन माइंड कि नाइटिंगेल को शुरू में क्या लगता है कि जैसा भी है, मेरा ऑथेंटिक एक्सप्रेशन है ये। अब that's not much to boast about, said the heartless frog. Without proper training such as I and few others can supply, you'll remain a mere beginner, but with me you'll be a winner. Dearest frog, the nightingale breathed, this is a fairy tale. And dearest frog, the nightingale breathed, this is a fairy tale. And here Mozart in disguise come to earth before my eyes. Well, I charge a modest fee, but it won't hurt, you'll see. So अब frog, and यहाँ पे आपको पैरेलल्स जोड़ना शुरू करना पड़ेगा, स्पेशली विद, चाहे आप टैलेंट इंडस्ट्री की बात करें, एक्टर्स, डांसर्स, सिंगर्स, परफॉर्मर्स, या आप किसी भी और फील्ड की बात कर ले जहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिविटी इतनी नहीं है। एंड हर जगह आप देखोगे कि पूरी ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती है, कोई ना कोई बायस हमेशा एट प्ले होता ही होता है। आपके स्कूल में भी ऐसा होता होगा कि कभी आपसे ज़्यादा फेवर्ड बच्चा क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो जाता है या आपसे ज़्यादा फेवर्ड बच्चा डांस का कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो जाता है, जबकि आपको लगता है कि टैलेंट तो मेरे में ज़्यादा है। तो ये आप देखते हो कि एक अनफेयर बायस हर जगह चलता है।
अब यहाँ पर उल्टा क्या किया जा रहा है कि फ्रॉग जो है वो जानता है कि वो उतना टैलेंटेड नहीं है जितना नाइटिंगेल है, पर अब उसको इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज चैलेंज कि मैं अपने टैलेंट को बढ़ाऊं और मैं नाइटिंगेल से सीखूं, उसको अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है, उसको पैसे कमाने हैं, तो वो ग्रीड का मारा है, ईगो का मारा है। और अब वो ये सोचता है कि जो नाइटिंगेल है उसको मैं एक्सप्लॉइट कैसे कर सकूं। एंड दिस हैपेंस इन द टैलेंट इंडस्ट्री ऑल द टाइम। इफ यू आर नॉट इन्फ्लुएंशियल, इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ योर टैलेंट, इफ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग विल्ड, तो बहुत लोग आएंगे जो अपने आप को कहीं का तीसमार खान बताएंगे, बोलेंगे कि मैं बहुत ही एक पहुंचा हुआ आदमी हूं एंड आई कैन हेल्प यू, एंड दे विल एक्सप्लॉइट यू। आप देखते होंगे, आपने सुना होगा कि कभी कभार जो नए एक्टर्स हैं उनसे 3 फिल्म्स की डील साइन करा लेते हैं, और जो दूसरी 2 फिल्म्स हैं सालों साल लग जाते हैं उनको बनने में, पर उनको कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा फंसा लिया जाता है कि वो कहीं और जाकर काम नहीं कर सकते। प्रोडक्शन हाउसेज ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, म्यूजिक लेबल्स ऐसी चीजें करते हैं कि अलग अलग सिंगर्स के गाने को वो कॉपीराइट कर लेंगे कि जो सिंगर है, जो कंपोजर है, उसका कोई हक नहीं है गाने पे, जिसने कॉपीराइट कर लिया उसका हक है गाने पे। तो ऐसे एक्सप्लॉयटेटिव चीजें हर जगह होती है, और इससे क्या होता है अल्टीमेटली, रियल आर्ट, जेन्युइन आर्ट, जो कि पैसे के लिए नहीं बनाया जा रहा, जो कि इमोशन के लिए बनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं मर जाता है। आप ये देखोगे कि ये हमारे एडटेक इंडस्ट्री में भी हो रहा है कि आप देखोगे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में लोग बेतुकी बेवकूफों वाली बातें कर रहे हैं आके, जिसका टीचिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, जिसका मेंटरशिप से लेना देना नहीं है, सिंपली टू अपीज द मैनेजमेंट, जिसको क्या चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, व्यूज चाहिए। तो ये हर जगह हो रहा है, एंड दिस इज व्हाट दिस entire poem is a commentary on, and you can draw your own parallels with this in your real life। कि अगर फ्रॉग के साथ नाइंसाफी हुई, या शायद वो उतना टैलेंटेड नहीं था, he should have worked harder, but उसने क्या रूट चूज किया, he chose the route to manipulate and exploit a poor innocent nightingale who was singing not for money, not for fame, but simply for the joy of it। okay, so now here वो कहता है कि मैं भाई थोड़ी सी फीस लूंगा, जो कि मॉडेस्ट बिल्कुल भी नहीं होती है। सो दिस इज अ रेड फ्लैग, इट्स अ लाई, एंड द नाइटिंगेल इज थॉरली इम्प्रेस्ड। तो आप कह सकते हो नाइटिंगेल भी नाइव है, उसको इतना नाइव नहीं होना चाहिए था, उसको इतनी आसानी से बातों में नहीं आना चाहिए था, पर वो आ जाती है और कहती है आप तो मोजार्ट हो इन डिस्गाइज। यू मोजार्ट इज एन एक्सट्रीमली फेमस कंपोजर, सो आप तो मोजार्ट हो, एंड दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। Now the nightingale, inspired, flushed with confidence and fired with both art and adoration, sang and was a huge sensation. Animals for miles around flocked towards the magic sound, and the frog with great precision counted heads and charged admission. तो फ्रॉग क्या कर रहा है, नाइटिंगेल गा रही है, लोग आ रहे हैं, नाइटिंगेल वैसे भी अच्छा गाती थी, लोग वैसे भी आते हैं, पर अब वो क्रेडिट ले जा रहा है इस बात का, और साथ में क्या कर रहा है, एडमिशन फीस चार्ज कर रहा है। तो एक तो नाइटिंगेल से पैसे चार्ज कर रहा है उसको सिखाने के, ऊपर से उसके जो कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं उसकी एडमिशन फीस चार्ज कर रहा है। Though next morning it was raining, he began her vocal training. But I can't sing in this weather. Come, my dear, we'll sing together. Just put on your scarf and sash. Koa-a, koash, koash. So the frog and nightingale journeyed up and down the scale. तो अब जो फ्रॉग है उसकी वोकल ट्रेनिंग कर रहा है, अब इसको क्या कर रहा है, वो पुश कर रहा है, उसके लिमिट्स के मच बियॉन्ड पुश कर रहा है, उसको ब्रेक नहीं दे रहा, रेस्ट नहीं दे रहा, बारिश में भी गवा रहा है। ये जो कुआश 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 है, ये एक ऑनोमोटोपिया है ऑफ द फ्रॉग सिंगिंग, ठीक है। एंड वो उससे जबरदस्ती देर देर तक वोकल ट्रेनिंग भी करा रहा है, कॉन्सर्ट्स भी करा रहा है। For 6 hours till she was shivering, and her voice was hoarse and quivering. Though subdued and sleep deprived, in the night her throat revived, and the sumac tree was bowed with a breathless, titled crowd. Okay, तो यहाँ पर despite not feeling up to it, बीमार होने के बावजूद जब वो शाम को ठीक फील कर रही थी, आज उसकी परफॉर्मेंस थी विद अ टाइटल क्राउड। अब यहाँ पे थोड़ा वर्ड प्ले हुआ है, इंटरेस्टिंग वर्ड प्ले है, तो उसको समझ लो। ये जो सारे ऑफ दिस ऑफ दैट है, ये अलग अलग एस्टेट्स हैं, और इंग्लिश नोबिलिटी में अलग अलग टाइटल्स होते हैं, अरिस्टोक्रेसी में अलग अलग टाइटल होते हैं। जैसे जो सैंडविच का था वो अर्ल था, वेरी फेमस अर्ल ऑफ सैंडविच, जहाँ से जो सैंडविच डिश है ओरिजिनेट कहा जाता है होती है। अर्ल एक टाइटल है, अर्ल को यहाँ क्या कर दिया, आउल कर दिया। सो
Earl became owl, similar sound करते हैं. We had the Duke of Kent. Duke भी एक टाइटल है. So Duke को क्या कर दिया? Duck कर दिया. ठीक है. So it's very funny word play, clever word play. तो Owl of Sandwich, Duck of Kent, My Lord and Milady होता है. पर My Lord कुछ की बजाय Mallard, which is a bird. तो Mallard and Milady. Trent, Martin Cardinal, Mephisto and the Court of Monte Cristo. Count of Monte Cristo को Court of Monte Cristo कर दिया. And ये सारे, what are these? Animals and birds, mainly birds actually, not animals. They're all birds attending the concert. और उनको थोड़ा नोबल दिखाने के लिए ये वर्ड प्ले किया गया. इसको वर्ड प्ले बोलते हैं. ठीक है. Ladies with tiaras glittering in the interval sat twittering, and the frog observed them glitter with a joy both sweet and bitter. Sweet because पैसा बन रहा है. Bitter because तारीफ किसी और की हो रही है. Every day the frog who'd sold her songs for silver tried to scold her. You must practice even longer till your voice like mine grows stronger. In the second song last night, you got nervous in mid-flight. And my dear Leon Moore trills, audience enjoys such frills. You must make your public happier, give them something sharper, snappier. We must aim for better billings. You still owe me 60 shillings. तो उस पे क्या कर रहा है? एसेंशियली प्रेशर डाल रहा है. कह रहा है तुम अभी भी उतना अच्छा नहीं हो जितना मैं हूँ, और मेहनत करो और प्रैक्टिस करो और क्राउड को इम्प्रेस करने की कोशिश करो. फालतू का झूठा मूठा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और साथ ही साथ मॉनेटरी प्रेशर भी क्रिएट कर रहा है बोल के कि अभी भी तुम मुझे पैसे हो करती हो, सो यू बेटर मेक अप फॉर इट इन द कॉन्सर्ट्स. डे बाय डे द नाइटिंगेल grew more sorrowful and pale. There are two reasons for this, for growing sorrowful and pale. एक तो there is genuine physical and mental exertion. क्यों? Because the frog is making her work way too hard. Burnout हो रहा है नाइटिंगेल का. Secondly, that joy of singing has been stolen from her. Everything has now become a way to make money, to appease audiences. किसी चीज को जब आप genuinely करते हो, तब आप उसको एक genuine love emotion के साथ करते हो. अब आप जब उसको पैसे के लिए कर रहे हो, तो उसकी जो soul है कहीं ना कहीं वो मर जाती है. Which is again, you can draw that parallel with bad movies, bad songs, जो कि वायरल हो जाते हैं थोड़े टाइम के लिए बट लास्ट नहीं करते, वर्सेस सॉन्ग्स जो एवरग्रीन है हमेशा हमेशा के लिए. उनमें एक बेसिक लेवल का डिफरेंस ये कि वो शिद्दत से बनाए गए थे, सिंसियरिटी के साथ बनाए गए थे, लव फॉर द क्राफ्ट के साथ बनाए गए थे, वर्सेस ये चीप और फास्ट व्यूज और पैसे के लिए बनाए गए हैं. यही चीज आप एजुकेशन में भी देख सकते हो विद ऑल द एजुकेटर्स ऑन यूट्यूब. किसका कंटेंट है जो जेन्युइनली आपको पढ़ाना चाहता है वर्सेस कौन क्लिकबेट बना रहा है ताकि आप उसको व्यूज दे दो, इमीडिएट फेम दे दो. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर व्हाट is being, these are the things that are being commented on by Vikram Seth in this poem. ठीक है. Night on night her tired song zipped and trilled and bounced along till the birds and bees grew tired at her voice so uninspired. And finally क्या हुआ? जो लोग ऑ में थे, जिन लोगों को फील होता था, महसूस होता था कि नाइटिंगेल कितना अच्छा गा रही है, अब उनको भी लग रहा है कि ये तो वही घिसा पिटा मामला हो गया, अब इसमें वो मजा नहीं रहा, अब इसमें वो वाइब नहीं रही. And the ticket office grows crashed and she grew more morose, for her ears were now addicted to applause quite unrestricted, and to sing into the night all alone gave no delight. और अब नाइटिंगेल का भी कैरेक्टर कैसे चेंज होता है कि पहले तो वो रात को अकेले अपनी खुशी के लिए गाती थी, अब उसको उससे कोई खुशी नहीं मिल रही है बिकॉज अब उसको आदत हो गई है लोगों की तारीफ की, लोगों की वैलिडेशन की. अब वो उसके लिए गाना चाहती है. एंड इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ ड्रग, इट इज वेरी एडिक्टिव कि जब आपको कांस्टेंट तारीफ मिले, आप लाइमलाइट में रहो, एंड सडनली दैट लाइमलाइट इज टेकन अवे फ्रॉम यू, इट फील्स वेरी, it can push someone into depression, and that's essentially what happened to the nightingale. And now the frog puffed up with rage, brainless bird, you're on the stage, use your wits and follow fashion, puff your lungs out with your passion. Again, this is all pressure that is being built up by the frog. Trembling, terrified to fail, blind with tears, the nightingale heard him out in silence, tried, puffed up, burst a vein and died. So finally क्या हुआ? नाइटिंगेल इतने प्रेशर के अंडर नहीं सस्टेन कर पाई एंड शी डाइड. अब ये जो डेथ है, दिस इज बोथ मेटाफोरिकल
एंड लिटरल, यहां पर लिटरली नाइटिंगेल मर गई है. बट वॉट आर वी मेटाफोरिकली टॉकिंग अबाउट? द डेथ ऑफ आर्ट. कि नाइटिंगेल के साथ एक वो जो सिंसियर अर्नेस्ट आर्ट थी वो भी मर गई. और वो लोगों के साथ होता है जो बहुत ही अच्छा आर्ट क्रिएट करते हैं या कुछ अच्छा लिखते हैं, कुछ अच्छा कहने की कोशिश करते हैं, उनको दुनिया स्पेशली कैपिटलिज्म कहीं ना कहीं से उस चीज़ का गला घोट देती है और वो चीज़ मर जाती है. वो जो इच्छा है, जो मोटिवेशन है, वही मर जाती है. एंड दैट इज द मेटाफोरिकल डेथ दैट इज हैपनिंग हियर. अब फ्रॉग क्या बोल रहा है? ना फ्रॉग को गिल्ट है, ना फ्रॉग को रिग्रेट है, ना फ्रॉग कोई ब्लेम ले रहा है. फ्रॉग ने जो चाहा वो हुआ. Said the frog, I tried to teach her, but she was a stupid creature. Far too nervous, far too tense, far too prone to influence. और खुद ही बोल रहा है, खुद ही उसको इन्फ्लुएंस किया और खुद ही बोल रहा है कि she was far too prone to influence. Well, poor bird, she should have known that your song must be your own. कितनी, मैंने आपको बात याद रखने को बोली थी जब नाइटिंगेल ने बोला था दैट एटलीस्ट इट्स माई ओन, तब फ्रॉग ने इस चीज का मजाक उड़ाया और बोला कि इन सब चीजों से कुछ नहीं होता है. जस्ट बिकॉज योर सॉन्ग इज योर ओन दैट डजंट मीन एनीथिंग. और अब उसके मरने के बाद सेम चीज कह रहा है कि उसको ये पता होना चाहिए था कि द सॉन्ग शुड बी योर ओन. दैट्स व्हाई आई सिंग विद पनाश. अब खुद को डिफेंड कर रहा है, मैं तो स्टाइल के साथ पनाश के साथ गाता हूँ. कुआ कुआ कुआश and the foghorn of the frog. This is an insult. You have heard of foghorn that बहुत irritating सा sound होता है, तो frog का भी वैसा ही sound था. Bled unrivaled through the bog. Unrivaled क्यों? क्योंकि और कोई नहीं था जो आके गा रहा था. This is the poem. I've explained the themes. I've explained poetic devices that were used here. We have done the character sketch of the nightingale and of the frog. Few words you can remember: frog, clever, manipulative, exploitative; nightingale, naive, innocent, sincere, earnest, and easily influenced. Again, another thing that the frog itself tells you. ठीक है, तो ये सब आप याद रखोगे तो आप easily इसके सारे questions answer कर पाओगे. We will now move on to the next poem, which is a sonnet by Shakespeare. No marble, nor the gilded monuments. अब आप अगर शेक्सपियर की sonnets, आप कुछ लोगों को जानते हो जैसे कुछ भी ओकेजन हो वो रैंडमली एक शायरी बोलेंगे, मिर्जा गालिब की, मीर ताकी मीर की शायरी बोल देंगे एंड एवरीबॉडी इज लाइक वेरी इम्प्रेस्ड. तो इसका वेस्टर्न वर्जन है शेक्सपियर को रैंडमली कोट करना. तो अगर आप शेक्सपियर की सोनेट्स को रैंडमली कोट कर पाते हो देन you will be considered a very erudite, very intellectual type of a person. तो वो all that aside, show off aside, it's a very beautiful sonnet. Sonnet का मतलब क्या होता है? 14 लाइन्स होंगी, एंड की जो 2 लाइन्स है वो एक कपलेट होगा. कपलेट क्या होता है? जिसको हम शेर बोलते हैं. 2 लाइन जो एक अपने आप में एक मैसेज दे रही है. ठीक है, सो 2 लाइन्स का कपलेट होगा एट द एंड. एंड ये क्वाट्रेन्स होंगे. क्वाट्रेन्स मतलब 4 के स्टैंजास. ठीक है, 4 लाइन्स हुआ, 4 लाइन्स हुआ, 4 लाइन्स हुआ. ठीक है, सो दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ सोनेट. एंड व्हाट इट डज इज कि पहले वो एक बिल्डअप करता है थ्रू द इनिशियल 12 लाइन्स. देयर इज अ बिल्डअप ये लाइन्स के थ्रू, एंड फाइनली जो 2 लाइन्स है उससे आपको एक कंक्लूजन मिलता है. सो दैट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सोनेट. शेक्सपियर रिटन मेनी सोनेट्स. दिस इज सोनेट 55. अ लॉट ऑफ टाइम्स लोग शेक्सपियर को कोट करने के लिए सीधा सोनेट 55 ही बोलेंगे या नंबर ही बताएंगे, नाम नहीं लेते. सो नो मार्बल नॉट द गिल्डेड monuments. No marble nor the gilded monuments of princes shall outlive this powerful rhyme, but you shall shine more bright in these contents, that unswept stone besmeared with sluttish time. So यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कोशिश क्या हो रही है? मार्बल, संगमरमर जिसका हमारा ताजमहल बना है, गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट्स. तो ना मार्बल के ना गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट्स जो बड़े राजाओं महाराजाओं ने बनाए थे, इनमें से कुछ भी इस राइम को, इस सॉन्ग को आउटलिव नहीं करेगा. एंड दिस राइम, दिस सॉन्ग इज ऑल्सो स्टैंड इन हियर फॉर आर्ट इन जनरल. ठीक है, बट यू शैल शाइन मोर ब्राइट इन दीज कॉन्टेंट्स. तुम्हारे बारे में, जिसके बारे में मैंने ये पोम लिखी है, तुम जिंदा रहोगे. यू विल आउटलिव ऑल ऑफ दिस. तुम्हें
कोई भी अनस्वेप्ट स्टोन besmeared with sluttish time आउटलिव नहीं कर सकता. ठीक है, यहाँ पर आप ये वर्ड्स देखोगे तो स्लट का यूज अब क्वाइट डिफरेंटली होता है. एक फीमेल के कैरेक्टर पे उंगली उठाने के लिए ये वर्ड अक्सर यूज किया जाता है. तो ये एक इवॉल्व हुआ है वर्ड ओवर टाइम टू स्पेसिफिकली बी यूज एज अ टारगेटेड स्लर फॉर वुमेन. पर इसका इस टाइम पे मतलब स्लटिश टाइम का मतलब वाज नॉट द सेम. इट जस्ट मीन्स द टाइम जो कि बहुत, आप टाइम को एक तरीके से बोल रहे हो कि तुम अनप्रिडिक्टेबल हो, तुम्हें ट्रस्ट नहीं किया जाता, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, ऑलराइट. When wasteful war shall statues overturn and brawls root out the work of masonry. Masonry वाला काम क्या होता है? हाथ से बनाया हुआ काम. तो ये हमारे सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो मेसनरी का एक आउटपुट है. तो जब वॉर्स होंगी जैसे कि हो रही हैं दुनिया में, ब्रॉयल्स मतलब लड़ाइयाँ, सारे मेसनरी का सामान तोड़ देंगी, क्योंकि यही होता है, वॉर्स होती है तो चीजें टूटती फूटती हैं. No Mars is sword, no war's quick fire shall burn. Who is Mars here? Mars is the god of war. God of war is Mars. He is being referred to. तो इनमें से कुछ भी लड़ाइयाँ, not even the god of war himself can मतलब affect the living record of your memory. तुम्हें मैंने immortalize कर दिया एक तरीके से through my sonnet and nothing can destroy you. ये powerful forces में से कुछ भी तुम्हें destroy नहीं कर सकता. Against death and all oblivious enmity. Shall you pace forth? Your praise shall find still room, even in the eyes of all posterity that wear this world out to the ending doom. तो आपको हमेशा जगह मिलेगी फ्यूचर में. कुछ भी हो जाए, कोई भी रिजीम आ रही है, कोई भी रूल कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, you will always find space until the world ends in doom. Doomsday तक आप जिंदा रहोगे. So till the judgment that yourself arise, you live in this and dwell in lovers' eyes. तो यहाँ पर lovers कौन है? See, इसमें there's like a layered meaning in this. हम जब आर्ट की बात करते हैं, जब हम ह्यूमन एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो वो इट इज बियॉन्ड बॉर्डर्स. वहां पे हम लोग फिर ये सारी चीजें नहीं लेके आते कि जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इसकी उससे लड़ाई है, उसकी इससे लड़ाई है. ना उसे कुछ इकोनॉमी से लेना देना है, ना उसको कुछ फॉरेन पॉलिसी से लेना देना है. आर्ट एक बहुत ही बेसिक ह्यूमन इमोशन है जो दुनिया भर के इंसानों को कनेक्ट करता है. तो ये जो लोग आर्ट को प्यार करते हैं वो कभी भी वायलेंट बाय नेचर नहीं होंगे, पीस लविंग ही होंगे. और ये इन लोगों की वजह से तुम जिंदा रहोगे. तो लवर्स यहाँ पे, देयर आर पीपल हु आर लवर्स ऑफ पीस, हु आर लवर्स ऑफ आर्ट, एंड ऑल्सो लवर इज शेक्सपियर हिमसेल्फ हु हैज इमॉर्टलाइज्ड दिस पर्सन थ्रू हिज सोनेट. ऑलराइट, ये क्या हुआ? One sec. Okay, sorry. So that's the point of the. I got a little confused. Apologies. अरे चल जा. So यहाँ पर क्योंकि ये लोगों को शेक्सपियर इंग्लिश की वजह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसीलिए So the only thing to remember is कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी तबाही आ जाए, what is all this talking about? Destruction, any sort of catastrophe, wars, plague, कुछ भी हो जाए, anything. I'm just naming random destructive elements in the world, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो मैन मेड हो, कुछ भी हो जाए, जब तक इंसान जिंदा है तब तक आर्ट जिंदा रहेगी, रिटन वर्ड जिंदा रहेगा, पोएट्री जिंदा रहेगी. और जब तक ये जिंदा है, whatever it is that poetry has captured, that will become immortal
जब तक डूम्सडे नहीं आता तब तक ये सब जिंदा रहेगा। चाहे वो हम लोग बात करें तो पुराने उपनिषद वेदों की बात करें, रिलीजियस टेक्स्ट की बात करें, या पुराने ग्रीक एपिक्स की बात करें, ओडिसी की बात करें, everything is still with us despite those civilizations not being there anymore. हम लोग जाएंगे ग्रीस तो हो सकता है कि बहुत पुरानी बिल्डिंग्स जो उस टाइम पे थी वो ना रहे। यहाँ पर हम लोग आज भी शेरो शायरी मिर्जा गालिब की करते हैं, लेकिन हम आप जाके बल्ली मरान में देख लो दिल्ली में, तो वो वैसा नहीं रहा जैसा उस टाइम पे होता था। पुरानी दिल्ली वैसी नहीं रही, शाहजहानाबाद वैसा नहीं रहा जैसे उस टाइम पे होता था, लेकिन द वर्ड्स आर वेरी मच स्टिल अलाइव एंड दैट इज द मैसेज दैट दिस सोनेट इज एसेंशियली ट्राइंग टू गिव। ठीक है, अगर आप लोगों के दिल को छूओगे, आप उनको मॉन्यूमेंट्स दिखा सकते हो जिनसे वो अमेज होंगे, लेकिन अगर आप उनके दिल तक पहुंचोगे, सीधा उनके दिल में अपनी जगह बनाओगे, तो आप हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहोगे रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर हैपेंस। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू ओzymandias। सो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ तो मैं बोल देती हूँ कि ये पीबी शेली के द्वारा लिखी गई बहुत फेमस पोएम है। इनफैक्ट इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस टाइम पे पीबी शेली और उनके एक पोएट फ्रेंड और थे हॉरिस स्मिथ, उनके बीच में कंपटीशन लगा था। एक एंशियंट इजिप्ट से एक टूटा हुआ स्टैचू इंग्लैंड आ रहा था, एंड आई थिंक रीमस टू किंग का नाम था। यू कैन चेक, इसका ट्रिविया आपको आराम से मिल जाएगा। और उन्होंने उनके बीच में कंपटीशन लगा था उसको देखने के बाद कि इसके बारे में एक पोएम लिखते हैं, और ओzymandias उसको बोला जा रहा था उस टाइम पे। तो दोनों ने ओzymandias लिखी। एक हॉरिस स्मिथ की ओzymandias भी आपको पढ़ने को मिलेगी, लेकिन पीबी शेली की ओzymandias बहुत ज़्यादा फेमस हो गई बिकॉज ऑफ द वे इट्स रिटन एंड द मैसेज इट कन्वेज। आई पर्सनली लाइक हॉरिस स्मिथ का ओzymandias ऑल्सो, यू कैन रीड इट, बट पीबी शेली इज द वन दैट हैज मेड अ प्लेस इन एवरीबडीज हार्ट, और इसीलिए वो आज तक जिंदा है। अनदर इंटरेस्टिंग ट्रिविया, अगर आपने अभी हाल ही में देखा होगा, फ्रैंकेनस्टाइन की एक मूवी आई है, फ्रैंकेनस्टाइन के बारे में आपने सुना भी होगा। तो जो फ्रैंकेनस्टाइन है, द स्टोरी, इट वाज रिटन बाय मैरी शेली, वाज पीबी शेलीज वाइफ, एंड या यू शुड रीड फ्रैंकेनस्टाइन, इट्स फिनोमिनल वर्क। और पीबी शेली, मैरी शेली दोनों वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल राइटर्स। ठीक है, तो अब ओzymandias की तरफ आते हुए, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड पोम, सिंपल मैसेज है पर एट द सेम टाइम बहुत ही प्रोफाउंड मैसेज है, क्योंकि अक्सर हम ये चीज भूल जाते हैं। I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read, which yet survive, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed." And on the pedestal these words appear: "My name is Ozymandias, King of Kings. Look upon my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains round the decay of that colossal wreck, boundless and bare. The lone and level sands stretch far away." Okay, sorry, I shouldn't have read all of that in Ozymandias' voice. यहीं तक पढ़ना चाहिए था, but you get the point. मैं भी भावनाओं में बह गई थोड़ा सा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? शुरू में थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेटिंग होती है। पीबी शेली थोड़ा रोमांटिसाइज करते हैं इस चीज़ को कि दूर दूर एक लैंड में, मैंने एक ट्रैवलर से मिला मैं, जो दूर दूर कहीं से ट्रैवल करके आया है, और उसने बोला कि दो ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। ट्रंक मतलब क्या होता है? ऊपर का हिस्सा। तो ट्रंकलेस मतलब ऊपर का हिस्सा नहीं है, सिर्फ लेग्स है। ऑब्वियसली शॉर्ट्स नहीं पहनी होगी ओzymandias से, बट यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। वो खड़ी हुई है डेजर्ट में, यानी कि उसका पूरा अपर बॉडी जा चुका है, टूट चुका है, और सैंड ही सैंड है आसपास, यानी कि डेजर्ट है। और वहां पर हाफ संक अ शैटर्ड, तो यहाँ पर सैंड में आधा, हाउ डू आई ड्रॉ अ हेड, ओके, आधा नीचे दबा हुआ और थोड़ा टूटा हुआ एक सर मिला है, फेस मिला है, जो जिसका एक्सप्रेशन देखने को काफी अच्छे से मिल रहा है। ही स्नियरिंग द फेस। ठीक है, तो स्नियर मतलब थोड़ा बहुत ही एकदम ही हॉस्टाइल सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड में, कोल्ड और
what would be the right word in Hindi for this? मतलब बहुत ही हुक्म देने वाले और अपने आप को बहुत बड़ा समझने वाला उस टाइप का एक्सप्रेशन है, एंड नॉट अ पॉजिटिव एक्सप्रेशन, ऑब्वियसली अ नेगेटिव एक्सप्रेशन. उसको बहुत परफेक्टली कैप्चर किया गया हुआ है इस फेस पे बाय हुएवर स्कल्प्टेड इट, एंड दैट्स व्हाट ही सेज कि जो स्कल्प्टर था उसने बहुत अच्छे से वो पैशन को पहचाना, रेड, एंड तभी वो आज तक हम देख पा रहे हैं स्टैम्प्ड, यानी कि स्कल्प्टेड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, द हैंड दैट मॉक्ड देम, यानी कि कॉपीड देम. सो मॉक्ड यहाँ पर मजाक उड़ाना नहीं है. मॉकरी जब हम कहते हैं कि आप किसी की मॉकरी कर रहे हो तो हम क्या कर रहे हैं, एसेंशियली उनको कॉपी करते हैं उनका मजाक उड़ाने के लिए. बट यहाँ पर मॉक्ड का मतलब सिर्फ ये है कि उसको एग्जैक्टली कॉपी किया गया है. सो द हैंड दैट मॉक्ड देम, स्कल्प्टर ने कॉपी किया है. हार्ट दैट फेड, वो एक्सप्रेशंस किसके दिल से आए हैं, ओzymandias के दिल से आए. सो उन एक्सप्रेशंस को फीड किया है ओzymandias के हार्ट ने, उनको मॉक किया है स्कल्प्टर के हाथ ने. दैट्स व्हाट दिस लाइन मीन्स. बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वंस एंड फॉर ऑल समझ लो. हार्ट दैट फेड वाज ओzymandias का हार्ट. वो जैसा फील कर रहा है वही उसके फेस पे दिखाई दे रहा है. हैंड दैट मॉक्ड देम, हैंड जिसने कॉपी किया उसकी फीलिंग्स को और उसको स्कल्पचर में उतार दिया, स्कल्प्टर का हाथ है. ठीक है, तो जो पेडेस्टल है उसके नीचे उस पे बहुत ही ऐसे ऐलान किया हुआ है, माई नेम इज ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स, लुक अपॉन माई वर्क्स ye mighty and despair. तो वो बहुत ही प्राउड है, एक्सट्रीमली प्राउड. इनफैक्ट इसको लिटरेचर में ह्यूब्रिस कहते हैं हम, जो एक्सट्रीम प्राइड होती है उसको ह्यूब्रिस बोला जाता है लिटरेचर में. एंड ह्यूब्रिस हमेशा एक कैरेक्टर के डाउनफॉल की शुरुआत होती है. जैसे ही हमें दिख जाता है कि भाई ह्यूब्रिस आ गई है इस कैरेक्टर में, तो हम बोल सकते हैं कि भाई अब इसका तो कुछ होने वाला है बुरा इसके साथ. एंड सो हियर व्हाट यू कैन सी इज ओzymandias ऐलान करे कि भाई देखो मेरे आसपास, मेरी बनाई रियासत देखो, मैंने क्या क्या खड़ा किया है देखो. एज इफ वो इमॉर्टल है, एज इफ वो टाइम के उसमें नहीं, दायरे में आता ही नहीं है. एज इफ जो उसने बनाया वो हमेशा के लिए रहेगा, नहीं रहेगा भाई, कुछ भी हो सकता है. देयर कुड बी अ नेचुरल डिजास्टर, देयर कुड बी अनदर किंग, एनीथिंग कैन हैपन. हम लोग इमॉर्टल नहीं है, हम लोग फॉरएवर नहीं है. हम इफ वी लुक एस्ट्रोनॉमिकली देन आवर टाइम ऑन दिस प्लैनेट इज बट अ स्पेक, इवन इफ दैट. ऐसे खत्म होता है, एक चुटकी में खत्म होती है हमारी जिंदगी, और उसमें हम इतना प्राउड हो जाते हैं कि हमने ना जाने क्या कर दिया. और फनी बात यह है कि नथिंग बिसाइड रिमेन्स, आसपास कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ रूइंस एंड रूइंस है एज फार एज द आई कैन सी. सिर्फ जो आप अगर भगवान में मानते हो तो आपको सिर्फ जो भगवान ने बनाया था, या अगर आप नहीं मानते तो सिर्फ जो नेचर ने बनाया है, विच इज सैंड्स स्ट्रेच फार अवे. जो डेजर्ट था, जो लैंडस्केप है वही है. जो कुछ इंसान ने उसमें डाला था वो अब नहीं रहा. तो ओzymandias भाई तुम भी इंसान हो, मेक श्योर यू द लीस्ट यू कैन डू इज रिमेन अ बिट हम्बल, कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज माई टाइम ऑन दिस अर्थ इज एक्सट्रीमली लिमिटेड, एंड regardless of what I do, I cannot become God. So that's the message that this poem is trying to give, कि आप कुछ भी कर लो, कुछ भी अचीव कर लो, आपके हिसाब से बेस्ट अचीवमेंट क्या है, IIT जाना, IIM जाना, जो भी आप समझते हो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, all of that means nothing. Your time on this earth, these human institutions, everything, they are constructs. ये हमारी बनाई हुई चीजें हैं. आज इस चीज को बड़ा माना जा रहा है, कल किसी और चीज को अच्छा माना जाएगा, पहले किसी और चीज को अच्छा माना जाता था. तो आप हमेशा के लिए नहीं हो. आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, आप वो चीजें कर सकते हो जो लास्ट करती हैं, जो हमें शेक्सपियर ने इससे पहले वाली पोएम में बताया है. लव लास्ट्स, काइंडनेस, कंपैशन लास्ट्स, आर्ट लास्ट्स, फीलिंग्स लास्ट. क्योंकि चाहे गवर्नमेंट किसी भी टाइप की हो, पहले मोनार्की होती थी, आज डेमोक्रेसी है. आप एसएसटी में पढ़ते हो कितने रेवोल्यूशन हुए हैं इसको चेंज करने के लिए. इकोनॉमी कैसी भी हो, कम्युनिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो, ऑल ऑफ दिस इज टेम्पररी. बट ह्यूमन इमोशन बेसिक लेवल पे तो हमेशा से सेम रहा है. सो यू टैप इनटू दैट. ये सारी चीजें छोड़ दो, ये होती रहेंगी. दैट्स द मैसेज essentially it is trying to give. Okay, all right. The rhyme of the ancient mariner, a very very famous classical poem
वेरी लॉन्ग, आपको ये लंबी लग रही है तो भाई ये सिर्फ 2 पार्ट्स हैं और बहुत सारे पार्ट्स हैं इस पोएम के जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट यू शुड डेफिनेटली ट्राई रीडिंग देम। सैमुअल टेलर कोलरिज द्वारा लिखी गई, अनदर वेरी फेमस पोएट। यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे, दिस इज द बैक स्टोरी, एक्चुअली दिस इज द प्रेजेंट डे मैरिनर, जो कि अपना स्टोरी बता रहा है एज अ फॉर्म ऑफ रिडेम्पशन टू मेक अप फॉर व्हाट ही डिड। उसने कुछ पाप किया, उसने उसका भुगतान किया, और अब वो जो मैसेज है जो उसने उससे सीखा है वो उसको स्प्रेड कर रहा है। सो यहाँ पर शुरू में, इट इज एन एंशिएंट मैरिनर एंड ही स्टॉपेथ वन ऑफ थ्री, बाय thy long grey beard and glittering eye, now wherefore stoppest thou me। तो बेसिकली जो मैरिनर है वो गया हुआ है किसी वेडिंग पे, वहां पर वो लोगों को रोकता है, एंड उसको देखकर ऐसे लगता है दैट यू नो ही कम्स विद अ सर्टेन क्वालिटी कि you can't help but listen to what he has to say, and perhaps that has to do with the wisdom that he has gained from his experiences। और जो बंदा जिसको वो रोकता है, जो who can't help himself, वो उसको देख कर रुक जाता है, वो कहता है The bridegroom's doors are opened wide and I am next of kin। मैं बहुत क्लोज रिलेटिव हूँ और अब शादी का टाइम हो गया है। The guests are met, the feast is set, mayst hear the merry din। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि अब सब सेलिब्रेशन शुरू होने वाली है। He holds him with his skinny hand। और वो जिसको रोका है, 3 लोग जा रहे थे उसमें से एक को रोकता है जो उस कंट्रोल नहीं कर पाता उसको देख के, ठीक है। सो ही होल्ड्स हिम विद हिज स्किनी हैंड। देयर वाज अ शिप quoth he। सो वो अनदेखा कर देता है इस बात को कि कुछ भी हो रहा हो वहां पे शादी वादी, तुम मेरी बात सुनो। सो वो अपनी बात शुरू करता है। देयर वाज अ शिप quoth he, hold off and hand me grey beard loon, as soon his hand dropped he। तो वो बंदा है कह रहा है कि मैं तुम्हें क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो पागल बुड्ढे, बेसिकली दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, ग्रे बियर्ड लून, मेरा हाथ छोड़ो, तुरंत फौरन मेरा हाथ छोड़ो। सो हाथ तो मैरिनर छोड़ देता है, बट उसकी जो जो वो लुक है, दैट स्टिल हैज अ होल्ड ऑन द गाय, लेट्स जस्ट कॉल हिम गाय, वेडिंग पार्टी गाय। और वो अभी भी he is captured by the mariner, and that's quality that he has। So he holds him with his glittering eye। The wedding guest stood still, wedding guest is what we'll call him, and listens like a 3 years child। The mariner hath his will। तो despite the fact कि wedding guest को पता है कि उसको वहां जाना है शादी में, something about the mariner stops him, और वो छोटे बच्चे की तरह वो उसकी बात सुन रहा है, एंड मैरिनर जो चाहता था वो हो गया। The wedding guest sat on a stone, he cannot choose but hear, and thus spake on that ancient man, the bright-eyed mariner। So spake means just spoke। पुरानी इंग्लिश में कुछ कुछ वर्ड्स अलग से यूज होते थे, आप गेस कर सकते हो देख के कि वो क्या होंगे। स्पेक से आपको समझ में आ रहा है क्या, इट मीन्स स्पोक, ओके। तो अब मैरिनर अपनी बात बताना शुरू करता है। The ship was cheered, the harbor cleared, merrily did we drop, below the kirk, below the hill, below the lighthouse top। So he's just exploring कि उनकी जर्नी ऑन द शिप कैसे स्टार्ट हुई। ऑब्वियसली वो मैरिनर है, सेलर है। The sun came up upon the left, out of the sea came he, and he shone bright, and on the right went down into the sea। यहाँ पर किसको पर्सोनिफाई किया जा रहा है? सन को पर्सोनिफाई किया जा रहा है। सन आया लेफ्ट से, हमारे ऊपर शाइन किया पूरे दिन, एंड राइट से वो डूब गया वापस। हायर एंड हायर एवरी डे टिल ओवर द मास्ट एट नून। अब सन की जो पोजीशन है उससे वो अपने ट्रैवलिंग की पोजीशन बता रहा है। वेरी वियर्ड शिप आई हैव ड्रॉन, बट अब धीरे धीरे क्या हुआ, सन की जो पोजीशन है वो एकदम ऐसे आ गई कि नून टाइम पे वो एकदम मास्ट के ऊपर थी, यानी कि एकदम उनके सर के ऊपर आ गई थी। सो अब एकदम से एक इंटरप्शन होता है, वहां से अंदर से बसून इंस्ट्रूमेंट की आवाज आती है, और वेडिंग गेस्ट एकदम से देखता है कि अरे वहां पे सब कुछ शुरू हो गया है, मेरी जरूरत है वहां पे। The bride hath paced into the hall, red as a rose is she। Again here a simile being used, nodding their heads before her goes the merry minstrels see। तो यहाँ पे जैसे हमारी शादियों में ब्राइड आती है तो उसके साथ उसके भाई पूरा वो लेकर आते हैं, गाने वाने बजते हैं। सो उनके ट्रेडिशन में
there's a minstrel, there's like a band performance happening in front of the bride. So here what's happening कि धीरे 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 ना जो पोएट है हमें स्टोरी में खींच रहा है, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमारे आसपास कुछ चल रहा है और एकदम से हम मैरिनर की बात सुन रहे हैं, पोम पढ़ रहे हैं, और फिर आसपास मम्मी ने कुछ किचन में बोला, पापा ने कुछ बोला, हम यहाँ देख रहे हैं फिर से. सो द सेम थिंग इज बीइंग मिमिक्ड इन द पोम. जो वेडिंग गेस्ट है वो कैप्टिवेटेड है, वो सुनना चाहता है, उसको मैरिनर खींचता है अपनी कहानी में, फिर एकदम से कुछ होता है तो वो देखता है, फिर मैरिनर उसको खींचता है. सो दिस इज सॉर्ट ऑफ मिररिंग व्हाट हैपेंस टू अस आल्सो एज अ रीडर. जब हम पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी एक दुनिया है, पर धीरे 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 हम दूसरी दुनिया में खींचे चले जा रहे हैं, दूसरे की कहानी में खींचे चले जा रहे हैं. एंड फाइनली बिफोर वी नो इट हम अपनी दुनिया से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और इस दुनिया में कंप्लीटली इन्वॉल्व इनग्रोस हो जाते हैं. दैट्स व्हाट विल हैपन इवेंचुअली विद द वेडिंग गेस्ट आल्सो. तो अभी उसका इंटरप्शन हो रहा है, वो देख रहा है कि अरे वहां पे शादी हो रही है, ब्राइड जा रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा. The wedding guest, he beat his breast, yet he cannot choose but hear, and thus spake on that ancient man, the bright-eyed mariner. So wedding guest कह रहा है कि यार मुझे, मेरा दिमाग लॉजिकली तो मुझे बोल रहा है कि मुझे वहाँ होना चाहिए, but something about this man has just captured me, that's trapped me, और अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे सुनना पड़ेगा. तो वो सुन रहा है. And now the storm blast came, and he was tyrannous and strong. He struck with his overtaking wings and chased us south along. So yeah, again we are in the story. So you have to know in this poem exactly कब आप present में आ रहे हो, कब आप story में जा रहे हो, present में आ रहे हो, story में जा रहे हो. तो यहाँ पर हम story में चले गए हैं. Obviously quotes will help you. जैसे ही quote start होता है, you know that you are in the story. And यहाँ पर again a personification has happened, this time of storm. स्टॉर्म को टिरनस बताया है, स्ट्रॉन्ग बताया है, क्योंकि उसके आगे आपका कोई बस नहीं चलता. यू कैन नॉट नेगोशिएट विद अ स्टॉर्म, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सिंपैथी फ्रॉम अ स्टॉर्म. इट विल कम, इट विल डिस्ट्रॉय, इट विल गो. सो यहाँ पर अगेन उसको फिर ये भी एक मेटाफोर दिया हुआ है, कंपेयरिंग इट विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग बर्ड जिसने अपनी विंग्स से आके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब वो चेस कर रहा है. तो नाउ बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म दे आर गोइंग टूवर्ड्स द साउथ. तो यहाँ शिप की डायरेक्शन कहाँ कहाँ जा रही है वो हमें टाइम टू टाइम बता रहा है. कभी सन के थ्रू बता रहा है, कभी स्टॉर्म के थ्रू बता रहा है. With sloping masts and dipping prow, as who pursued with yell and okay. Still treads the shadow of his foe, and forward bends his head. The ship drove fast, loud roared the blast, and southward we fled. So now it's just saying कि ship की positioning कैसी हो गई. Ship के जो सारे अलग अलग parts है, mast है, pro है, whatever, all of it is now affected by the storm and it is now going towards the south. So सारे जो sailors हैं वो अपनी energy डाल के उसको south की तरफ लेके जाते हैं. And it treads the shadow of his foe. तो पीछे पीछे storm आ रहा है और आगे आगे ship जा रही है बचने के लिए. And finally southward चले जाते हैं. And now there came both mist and snow. अब क्या नई प्रॉब्लम आती है? तो पहले storm आया, अब आ रही है mist and snow. And it grew wondrous cold, and ice mast high came floating by as green as emerald. तो mast again is a reference point. Mast से हमें पता चल रहा है कि sun कहाँ पे है. Mast से ही हमें पता चल रहा है कि snow आसपास कितनी बड़ी है और कितनी ज्यादा है. ठीक है. So all of this is helping basically with one thing primarily, which is imagery. इससे हर टाइप की imagery हो रही है. आप exactly imagine कर पा रहे हो कि जो sailors हैं, जो ship में हैं, वो किस टाइप की situation में हैं, क्या उनके आसपास हो रहा है, कैसा उनको feel हो रहा होगा, because you're able to imagine it exactly. And through the drifts, the snowy cliffs did send a dismal sheen, nor shapes of men nor beasts we ken. The ice was all between. तो अब कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ और किसी चीज की गुंजाइश ही नहीं है, हर जगह सिर्फ ice ही ice है. Everything seems frozen. The ice was here, the ice was there, and now again there is repetition of this ice, 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 and you will see repetition being done constantly in this poem. या फिर there are many instances of this being done, primarily to drive in the point कि देखो जब आप किसी सिचुएशन में अटके हुए होते हो और फिर आप
उस सिचुएशन को नरेट करते हो किसी और को, ऑब्वियसली आप जो सुन रहा है बात वो एग्जैक्ट इमोशंस नहीं फील कर सकता जो उस सिचुएशन में था उसकी तरह। जो सिचुएशन में है उसका फुल एड्रेनलिन भी बहुत ऊपर पहुंचा हुआ है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, दैट यू कैन नॉट कम्युनिकेट इन वर्ड्स। दूसरा बंदा अपने किसी एक्सपीरियंस से रिलेट कर सकता है उस चीज को, लेकिन एग्जैक्टली नहीं समझ सकता कि क्या गुजरी होगी आप पे। तो वो समझाने के लिए एक रेपिटेशन जो है बहुत काम आता है पोम में। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि दूर दूर तक सिर्फ आइस थी हर जगह, आप अगर सोचो कि आप शिप में हो एकदम सी के बीच में, दूर दूर तक और कुछ नहीं है और बहुत आइस है, तो वो आइस अगर बहुत ज्यादा ना भी हो तो वो खटकती है, बिकॉज आप उठ रहे हो आपको आइस दिख रही है, आप सो रहे हो आपको आइस दिख रही है, एवरी moment of your life is just surrounded by ice. And to drive that point in to the reader कि कैसा लगता होगा, that the repetition of that really helps. तो ice was here, ice was there, ice was all around, it cracked and growled and roared and howled like noises in a swound. तो यहाँ पर cracked, growled, roared, howled, ये सारे attributes किसको दिए गए हैं? ice को दिए गए कि ये सारी आवाजें ice निकाल रहे हैं, sort of personification of ice happening over here. किसका हुआ? sun का हुआ, स्टॉर्म का हुआ, आइस का भी हो गया, ठीक है। जैसे किसी को एक फीवर फिट, फेंटिंग फिट आता है तो वो करके जो गिरते हैं, वैसे साउंड्स आइस निकाल रही है, इज व्हाट द मैरिनर इज सेइंग। अब क्या होता है? At length did cross an albatross. Through the fog it came. As it had been a Christian soul, we hailed it in God's name. It ate the food it never had eat, and round it flew. The ice did split with a thunder fit. The helmsman steered us through. तो अब क्या होता है? Now see, there are two. एक literally आप ice में stuck हो, and this happens to sailors a lot. They get stuck in ice. Ship can't move. और फिर उनको पता नहीं होता कि वो यहाँ से कहाँ जाए. स्टॉक लिमिटेड होता है, लोग बीमार हो सकते हैं, ठंड बहुत होती है, मर जाओगे वहीं पे फंसे फंसे। तो आइस में स्टक होना इज अ वेरी बैड सिचुएशन टू बी इन फॉर सेलर। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज ऑल्सो मेटाफोरिकल। अगर आइस में आप इफ यू आर फ्रोजन, दैट कैन ऑल्सो मीन फ्रोजन इन अ बैड स्टेट। आपका माइंडसेट खराब हो गया है, फॉर एग्जाम्पल आप फेल हो गए एग्जाम में, तो आप उस स्टेट में फ्रीज हो जाते हो, आप निकल नहीं पा रहे हो उससे, आप अपने आप को मोटिवेशन, अपने आप को होप नहीं दे पा रहे हो। सो एनी बैड सिचुएशन इट जस्ट सॉर्ट ऑफ कीप्स यू देयर, फ्रीजेस, और उससे बाहर निकलना इज वेरी डिफिकल्ट अनलेस ऑफ कोर्स कुछ आकर आपकी मदद करे। तो नाउ हियर एल्बाट्रॉस इज दैट होप। एल्बाट्रॉस इज अ बर्ड, इट कम्स, और जब वो स्टक है, लिटरली मेटाफोरिकली स्टक है, तो एल्बाट्रॉस आती है, दे हेल इट एज अ क्रिश्चियन सोल, कि एक भगवान का दिया हुआ एक सोल है, एक हेल्प है जो आया है, उसको इन्होंने खाना वाना खिलाया, एंड फाइनली मिराक्युलसली द आइस ऑल्सो स्प्लिट्स, और क्योंकि वहां पे आइस स्प्लिट होने की वजह से रास्ता बन जाता है, देन द ship can sail again is what I was going to say. The ship can sail again. So now all the more reason for them to think कि ये जो albatross है ये भगवान का भेजा दूत था, लकी सोल था, ये ब्लेसिंग था हमारे लिए। And a good south wind sprung up behind, the albatross did follow, and every day for food or play came to the mariners hollow. तो विंड भी फेवरेबल हो गई, शिप को मोमेंटम देने के लिए विंड का बहुत बड़ा रोल होता है, विंड भी आने लग गई, एंड सब कुछ ऐसा लगा कि एल्बाट्रॉस की वजह से हुआ है। जब भी मारिनर एल्बाट्रॉस को बुलाता था, एल्बाट्रॉस आ जाता था। In mist or cloud, on mast or shroud, it perched for vespers 9, whilst all the night through fog smoke white glimmered with white moonshine. So albatross spent all the time here. It seemed like almost कि जो चर्च में प्रे करने का टाइम होता है उस टाइम पे albatross आ रहा है, and all the indications just simply said that this is a very lucky bird for us. God save the ancient mariner from the fines that plague thee thus. Why lookest thou so? With my crossbow I shot the albatross. So now ये जो है, जो वेडिंग गेस्ट स्टोरी सुन रहा है, उसने ऑब्जर्व किया कि क्या हुआ, एकदम से ऐसे क्यों लग गया कि भूत देख लिया। बोलते हैं ना हम कि आपके चेहरे से रंग ही उड़ गया है, क्या हुआ एकदम से। तो दैट्स व्हाट द वेडिंग गेस्ट आस्क्स कि एकदम से क्या हुआ। तो अब मैरिनर अपना सबसे पेनफुल मोमेंट याद करता है,
इतने टाइम से वो कह रहा है कि albatross was a blessing, albatross was a blessing. I hope everything is clear. Focus is clear. Yeah. And एकदम से वो क्या बोलता है कि I shot the albatross. अभी एकदम अनएक्सपेक्टेड शॉकिंग रिवील है फ्रॉम द मैरिनर. और इसके बाद क्या होता है, दिस सॉर्ट ऑफ बिकम्स द पिविटल पार्ट ऑफ द स्टोरी. तो इसीलिए पार्ट 1 यहाँ पर खत्म होता है. जस्ट टू बी सेफर लेट मी, ओके. सो नाउ पार्ट 2 बिगिंस. क्या हो रहा है अब? The sun now rose upon the right, out of the sea came he. We are in the story only now, ठीक है? Still hid in mist and on the left went down into the sea. अब क्या हो रहा है? डायरेक्शन पता चल रही है हमें. पहले क्या था? सन लेफ्ट से आता था, राइट में जाता था. अब राइट से आ रहा है और लेफ्ट में डूब रहा है. And the good south wind still blew behind, but no sweet bird did follow, nor any day for food or play came to the mariner's hall. तो अब albatross तो मर चुका है, तो वो नहीं आ रहा है. And I had done a hellish thing, and it would work him woe. जो मैंने किया बहुत ही ज्यादा बुरी चीज थी, and अब उसकी वजह से बहुत कुछ बुरा होने वाला है. For all a word, I'd kill the bird that made the breeze to blow. बाकी सारे सेलर्स क्या कह रहे हैं कि तुमने उस बर्ड को मार दिया जिस वजह से ये सारा गुड लक हमारे पास आया था, जिसकी वजह से हवा चल रही थी. Ah, wretch, said they, the bird to slay that made the breeze to blow. So now again they're driving the point home. इसका repetition का point क्या है? वो accusation is being drilled into the mariner कि तुमने उसको मारा जिसने ये किया. To just feel the sort of the brunt of what has happened. Nor dim nor red, like God's own head, the glorious sun uprist. Then all a word, I'd kill the bird that brought the fog and mist. अब क्या हो रहा है कि जो सन है वो इतना गर्म हो गया है, सर पे आ गया है, लाल हो गया है कि अब वो पूरे टाइम डायरेक्ट धूप के नीचे बैठे हुए हैं. एंड अब सब बोल रहे हैं कि जो बर्ड हमारे लिए फॉग और मिस्ट लाई थी हमें सन से बचाने के लिए, यू किल्ड दैट बर्ड. अब सारा ब्लेम मैरिनर पे आ रहा है. एनी मिसफॉर्च्यून, एनीथिंग बैड हैपनिंग, हुज फॉल्ट इज इट? It's the mariner's fault for killing the bird that brought the fog and mist, The fair breeze blew, the white foam flew, the furrow followed free. Lot of alliteration happening here. Breeze blew, foam flew, furrow followed free. We were the first that ever burst into that silent sea. So अब वो एक silent sea also alliteration. So very alliterative stanza right here. Very nice to hear as well. एंड यहाँ पर अब वो पहुंच गए हैं कैसी जगह जहां आसपास और कोई नहीं है, एकदम अकेले साइलेंट सी में. डाउन ड्रॉप्ड द ब्रीज. अब जो ब्रीज चल रही थी वो भी कम हो गई. द सेल्स ड्रॉप्ड डाउन. इट वाज सैड एज सैड कुड बी एंड वी डिड स्पीक ओनली टू ब्रेक द साइलेंस ऑफ द सी. अब हम बीच पे हैं, विंड नहीं चल रही है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, दूर दूर तक कोई नहीं है, सी एकदम स्टिल है, इतना सन्नाटा है. जो अकेलापन, लोनलीनेस, डिप्रेशन दैट कम्स इन बीइंग इन द मिडल ऑफ द ओशन, वो खा रहा है सबको. एंड जब कोई बोल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जो लाउड साइलेंस थी उसको तोड़ा जा रहा है. सो अगेन साइलेंस ऑफ द सी being repeated to make you realize the impact of that. All in a hot and copper sky. अब स्काई को कैसे कॉपर, जैसे सी को एमरल्ड बताया था, स्काई को कॉपर बताया जा रहा है. मेटाफर्स है ये सारे. द ब्लडी सन एट नून, राइट अप अबव द मास्ट डिड स्टैंड, नो बिगर देन द मून. तो एकदम सर पे गरम स्काई में खौलता हुआ सूरज हमारे सर पे खड़ा हुआ है. ब्रीज चल नहीं रही है, सी स्टिल है एकदम. एंड वी जस्ट स्टक अगेन. जैसे हम लोग आइस में वी वर फ्रोजन, यहाँ पर ऑल्सो वी आर स्टक. Day after day, we stuck, nor breath nor motion, as idle as a painted ship upon a painted ocean. Very beautiful line here कि हम इतने still हैं कि कोई देखे तो लगेगा कि painting है. A painted ship on a painted ocean. There is no movement happening. Again, to drive in how frustrating and how painful this entire experience is. Now, one of the most iconic lines from this entire poem: water, water everywhere,
and all the boards did shrink. Water, water every day, no any drop to drink. हर जगह पानी ही पानी है, फिर भी हम सूख रहे हैं. हम नहीं पी सकते ये पानी, सी का salty water है. We are getting dehydrated. The boards in the ship are shrinking. सब सूख ही जा रहा है. आयरनी देखो इस चीज की कि पानी ही पानी हर जगह है. So this is extremely ironic. Despite being surrounded by water left, right, and center, we are dying because we don't have any of it, or we can't consume any of it. The very deep did rot, O Christ, that ever this should be. Yes, slimy things did crawl with legs upon the slimy sea. Now, this is all sort of taking a supernatural turn. तो पहले जो हुआ वो नेचुरल चीजें थी, हो सकती हैं, इसमें कुछ इतनी और बात नहीं है कि ब्रीज बंद हो गई, सन बहुत ज्यादा हॉट हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट नाउ द बैड लक is being exemplified by weird unnatural things happening. Slimy creatures आ गए हैं, sea भी slimy सा हो गया है, and all of it is just indicating that things are going to take a very very bad turn. About in reel and rout the death fires danced at night, the water like a witch's oils burnt green and blue and white. So here again, literally, it could mean that supernaturally, bad omen, bad luck, bad things are happening. Metaphorically, this is the cycle of guilt. तो जब आप कुछ बुरा कर देते हो, पहले आप डिनायल में रहते हो कि चल ये नहीं हुआ, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो. धीरे धीरे जब उसकी एक्सेप्टेंस सेट इन होनी शुरू होती है, तो शुरू में यू आर गोइंग टू बी इन टर्मोइल, यू आर नॉट गोइंग टू बी ओके विद इट. आपका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाएगा. And this is sort of a representation of that, of things taking a bad turn within you. And some in dreams assured were of the spirit that plagued us so. 9 fathom deep he had followed us from the land of mist and snow. And now they are convinced that they are being haunted as well. Okay? And every tongue through utter drought was withered at the root. We could not speak no more than if we had been choked with soot. पानी पीने को नहीं है, माउथ ड्राई हो गया है, ऐसा लग रहा है. सूट जो एशेज जो रिमेन कर जाती हैं किसी चीज को जलाने के बाद, वो खा लिया हो ऐसा लग रहा है. Well a day, what evil looks had I from old and young. Instead of the cross, the albatross about my neck was hung. And this is where part 2 ends. This is where your syllabus ends. Poem goes on. There's an entire cycle of things going wrong and how the sailor makes up for it, how they survive, and how he goes about telling his tale as a form of redemption. यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एल्बाट्रॉस का डेड बॉडी था वो उसके नेक के अराउंड, यूजुअली क्रॉस क्रिश्चियंस वेयर अ क्रॉस, the sailor, the mariner had to wear the albatross hung around his neck. This is a representation of the burden of guilt. ठीक है. जब आप गिल्टी फील करते हो किसी चीज के लिए, वो चीज आपको छोड़ती नहीं है, एंड इट्स अ वेट यू कैरी अराउंड विद यू, और इट कॉन्स्टेंटली पुल्स यू डाउन, एंड दैट्स व्हाट द एल्बाट्रॉस इज डूइंग. सो ये जो नेक के अराउंड बांध दिया है, इट्स ट्रैप्ड यू, it's pulling you down. You feel the weight of that. You feel the weight of what you've done, so that you can suffer the consequences. This is where the rhyme of the Ancient Mariner ends for your syllabus, and we have gone through everything that you needed to know. Finally, we come to our last poem in your syllabus, which is Snake by D.H. Lawrence, again a very very famous writer. यहाँ पर story similar इन द सेंस कि गिल्ट इन्वॉल्व है, एक अल्यूजन यानी कि एक रेफरेंस भी है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर के लिए. ओ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज, ये जो राइम है एंशिएंट मैरिनर की, दिस इज जस्ट अ डिफरेंट स्पेलिंग फॉर राइम. ओके, सो इट मीन्स द सेम थिंग. ओके, सो हियर वी गो. A snake came to my water trough on a hot hot day, and I in pajamas for the heat to drink there. तो लॉरेंस के घर के बाहर, और एक आप बीती इंसिडेंट वो समझा रहे हैं अपनी पोम में. देयर इज अ वाटर ट्रफ जस्ट लाइक अ एरिया where you probably have an outlet for water. यहाँ पे पानी कलेक्टेड है. सो बहुत गर्म दिन था, वाटर ट्रफ पे गया. D.H. Lawrence was in his pajamas, and वहाँ पर क्या आया हुआ था,
एक स्नेक आया हुआ था. ओके, इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री I came down the steps with my pitcher and must stand and wait, for there he was at the trough before me. तो इनिशियली क्या होता है, टी.एच. लॉरेंस कम्स, इवन दो ही नोज कि इट्स हिज वाटर ट्रफ, बट ये जो प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है ये ह्यूमंस में एग्जिस्ट करता है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है. मैं बोल सकती हूँ कि भाई ये मेरा घर है, मेरे घर से निकल, पर जंगल में तो अगर शेर ने जाके दूसरे शेर को मार दिया तो किसी की भी टेरिटरी हो, अब वो उसकी टेरिटरी हो गई है. सो देयर इज नो रियल कॉन्सेप्ट ऑफ होर्डिंग रिसोर्सेज एंड होर्डिंग लैंड. ये सब कुछ इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं. तो राइटफुली जो स्नेक है वो उसने पानी देखा, उसने बोला पानी है, पानी तो सबके लिए होता है, तो मैं जाके पीऊंगा. डी.एच. लॉरेंस फर्स्ट एक्नॉलेजेस द फैक्ट कि ये सांप पहले आया था, तो उसको मैं पीने देता हूं पहले. He reached down from a fissure in the earth wall in the gloom and trailed his yellow-brown slackness soft-bellied down over the edge of the stone trough and rested his throat upon the stone bottom, and where the water had dripped from the tap in a small clearness, he sipped with his straight mouth, softly drank through his straight gums into his slack, long body silently. So यहाँ पर बहुत vivid descriptions हैं of the snake, of its body type, though it's moving, what it's doing, and he's just explaining कि yellow brown slackness, soft bellied, कैसे he rested his throat, he sipped with his straight mouth, and basically कितने जैसे स्नेक मूव ही करता है स्लोली, बहुत ही रिलैक्स तरीके से, स्लैक तरीके से, उस तरीके से स्नेक गया, आराम से उसने पानी पिया. Someone was before me at my water trough and I like a second comer waiting. So यहाँ पर we see a part of D.H. Lawrence that respects nature, who believes in fairness, who understands the laws of nature as opposed to the laws of humans, and who is respectful towards the snake, who we can say is even fascinated by the snake because of his very keen observations about what the snake looks like, how the snake moves, etc. etc. तो यहाँ पर हमें ये साइड देखने को मिलता है D.H. लॉरेंस का. अब he lifted his head from his drinking as cattle do and looked at me vaguely as drinking cattle do. So now he's comparing the snake with cattle. गाय भैंसे जैसे पानी पीते हुए ऊपर देखती हैं आपको, वैसे ही स्नेक भी बिहेव कर रहा था. It is also a way to humanize the snake a bit more, क्योंकि हम लोग जिन एनिमल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं उनके प्रति हम ज्यादा इमोशंस फील करते हैं. कोई कुत्ते को मारेगा तो हमें बुरा लगेगा, कोई सांप को मारेगा तो शायद हमें उतना बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज कुत्ते के साथ हमारा इंटरैक्शन है, उसके इमोशंस हमें समझ में आते हैं. ऐसे ही कैटल के साथ ह्यूमंस का इंटरैक्शन बहुत टाइम से रहा है, तो कैटल के इमोशंस ह्यूमंस को समझ में आते हैं. एंड आप जब देखते हो एक गाय को, एक भैंस को, उसकी आंखों में, तो आपको लगता है कि उसकी फीलिंग्स आपको समझ में आ रहे हैं, वो आपको समझ रहा है. एंड अभी स्नेक को उससे कंपेयर करके डी.एच. लॉरेंस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ह्यूमनाइजिंग द स्नेक, अंडरस्टैंडिंग कि इसके भी कुछ इमोशंस होंगे, इसके भी कुछ थॉट्स होंगे, वरना रेप्टाइल्स को हम अच्छी डर लग रहा है इस तरीके से ट्रीट करते हैं, एज इफ वो कोई एलियंस है, किसी और दुनिया से आए हुए हैं. And flickered his two-forked tongue, जैसे स्नेक की टंग होती है, बीच से slit, from his lips and mused a moment and stopped and drank a little more. तो ऐसा लग रहा है कि उसने मुझे देखा, उसने कुछ सोचा, फिर वो दोबारा पानी पी रहा था. Being earth brown, earth golden from the burning bowels of the earth. तो क्योंकि अंडरग्राउंड से आते हैं स्नेक, तो अब वो डिस्क्राइब कर रहा है कि अर्थ ब्राउन उसका कलर, और वो नीचे बर्निंग बाउल्स, नीचे जो हमारे धरती के नीचे जो ऑब्वियसली बहुत ही गर्म जगह है, बिकॉज यू नो द क्लोजर यू गेट टू द कोर ऑफ द अर्थ, द वार्मर द टेम्परेचर गेट्स. तो वहां से ये प्राणी निकला हुआ है. ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विद एटना स्मोकिंग, माउंट एटना की बात हो रही है यहाँ पे, विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज, इसीलिए वो स्मोक कर रहा है. ठीक है. और सिसिली इज अ प्लेस इन इटली, सो सिसिलियन जुलाई गर्म टाइम में एटना स्मोक कर रही है, विच इज एम्फसाइजिंग कि कितनी गर्मी का माहौल है, और उसमें भी इतने गर्म बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ से
ये स्नेक निकल के आया। अब क्या हो रहा है, जैसे उसको ह्यूमनाइज किया था अब उसको डिस्टेंस करा जा रहा है। अब टी.एच. लॉरेंस बोल रहा है पर ये देखो इतनी गर्मी में भी ये बर्निंग बाउल्स से आया है, और हम लोग बर्निंग बाउल्स ऑफ उसको हम किससे रिलेट करते हैं, डेविल से रिलेट करते हैं। हेल कहाँ पे है, हेल अंडरग्राउंड है, नीचे है। क्या हमेशा जल रहा होता है, हेल हमेशा जल रहा होता है। तो अब वो एक जान के एकदम एक थॉट प्रोसेस का चेंज दिखाया जा रहा है कि अब पहले वो उसको कैटल की तरह देख रहा था, अब उसको ऑलमोस्ट डेविलिश तरीके से देख रहा है स्नेक को। The voice of my education said to me. Voice of my education means what? Societal conditioning. What is societal conditioning? Society ने जो बचपन से सिखा दिया उसको आप बिना क्रिटिकली सोचे मान लेते हो। आपने बोला बचपन में मम्मी ने ये बोला था, टीचर ने ये बोला था, तो हमने भी मान लिया। जरूरी नहीं है जो चीजें एडल्ट्स बोले या जो दुनिया में मानी जाए वो सही हो। आपको भी अपने लिए सोचना चाहिए, आप भी ब्लाइंडली मत चीजों को बिलीव किया करो। सो दिस इज वेयर ही सेज कि बिकॉज ऑफ दैट कंडीशनिंग द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन उस एकदम से मुझे बोला कि ये स्नेक को मारना पड़ेगा, क्योंकि सिसिली में माना जाता है कि ब्लैक स्नेक्स जो है वो इनोसेंट है, गोल्ड आर वेनमस। जो गोल्डन येलो स्नेक्स है उनमें पॉइजन होता है, वेनम होता है। एंड वॉइसेस इन मी सेड इफ यू वर अ मैन यू वुड टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ। तो एक है रैशनल कि ये पॉइजनस वेनमस हो सकता है, दूसरा है कि तुम मर्द नहीं है क्या। अब ये और तगड़ी सोसाइटल कंडीशनिंग है। अब उसको खुद लग रहा है कि मैं डर रहा हूँ क्या स्नेक से, और अगर किसी को पता चल गया कि मैं स्नेक से डर गया तो कितनी बेइज्जती वाली बात है। इफ आई एम अ रियल मैन आई शुड बी एबल टू किल द स्नेक, एंड दैट इज अ very good example of the kind of nonsense that society actually instills in us and that we have to unlearn over time. बहुत सारी चीजें हैं ये ऐसे ही करना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए, ये तो होता ही है। उन चीजों को आप क्वेश्चन करोगे तो आप जानोगे कि जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो, लेकिन हम मानते रहते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन नहीं करना आता। इसीलिए हमेशा क्वेश्चन करो, कभी भी ब्लाइंडली किसी की बात मत मानो, चाहे वो कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, चाहे वो बोले कि मेरी बात मतलब आप बोलो भगवान का हुक्म है, उनके सामने आप हाँ कर दो, पर अपने दिमाग में कभी सोचना मत बंद करना किसी की भी बोली हुई बात भगवान का हुक्म नहीं होता है। भगवान खुद आके भी बोले तो भी एक बारी को मत मानना, पहले प्रूफ और एविडेंस मांगना कि जो आप बोल रहे हो वो सच है कि नहीं है। ठीक है, ऑलवेज थिंक क्रिटिकली। तो यहाँ पर डी.एच. लॉरेंस अगेन फॉल्स प्रे टू हिज सोसाइटल कंडीशनिंग, बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम। अब दिल की बात आ रही है, वो जो ह्यूमन एक बेसिक इमोशन है, एक इंस्टिंक्ट है, एक जो हमारा सोल है, उसकी बात आ रही है कि मुझे तो वो पसंद था। हाउ ग्लैड आई वाज ही केम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट टू ड्रिंक एट माय वाटर ट्रफ, कि मैं खुशी हुई कि वो मेरे वाटर ट्रफ पे आया चुपचाप पानी पीने। एंड डिपार्ट पीसफुल पैसिफाइड एंड थैंकलेस, और वो जा रहा है संतुष्ट होके। थैंकलेस क्यों बोला जा रहा है, ये नेगेटिव तरीके से नहीं बोला जा रहा है, वो थैंकफुल क्यों होगा। शुरू में ही मैंने समझाया था कि स्नेक को तो नहीं पता ना कि वो टी.एच. लॉरेंस का वाटर ट्रफ है। स्नेक के लिए उसको पानी देखा, उसने जाके पानी पी लिया, तो वो किसको ग्रेटफुल हो, किसको थैंकफुल हो, उसके लिए तो बहुत नॉर्मल चीज है, जहां पानी दिखे वहां पी लो। दैट इज वाई ही इज थैंकलेस इनटू द बर्निंग बाउल्स ऑफ दिस अर्थ। तो अब टी.एच. लॉरेंस को लग रहा है पर मुझे तो यार ये अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लगा कि वो आया है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई शुरू हो गई है दिमाग में। सो नाउ was it cowardice that I dare not kill him? Was it perversity that I longed to talk to him? Was it humility to feel so honored? I felt so honored. तो वो अपने आप को क्वेश्चन कर रहा है कि क्या मैं डरपोक हूं कि उसको मार नहीं पा रहा, क्या मैं अजीब हूं, क्या मेरा दिमाग खराब है कि मुझे वो अच्छा लग रहा है, क्या मैं कुछ ज्यादा ही हम्बल हूं कि मुझे ऑनर्ड फील हो रहा है। And yet those voices, if you were not afraid you would kill him. पर ये क्या है, सोसाइटी की वॉइस ने, कंडीशनिंग की वॉइस ने ओवर पावर किया दिल की आवाज को। And truly I was afraid, I was most afraid, but even so honored still more that he should seek my hospitality from out the dark door of the secret earth. और फिर अब वो मान रहा है कि हाँ, डर तो मुझे लगा, बट मैं फिर भी ऑनर्ड फील कर रहा था कि आउट ऑफ एवरीथिंग ही केम टू माई वाटर ट्रफ, अपनी हाइडिंग की जगह से। He drank enough and lifted his head dreamily as one who has drunken, and flickered his tongue like a forked night on the air so black.
seeming to lick his lips, and looked around like a god, unseeing, into the air, and slowly turned his head, and slowly, very slowly, as if thrice a dream, proceeded to draw his slow length curving round and climb again the broken bank of my wall face. So now he is explaining कि कैसे उसने आराम से संतुष्टि से पानी पिया, बहुत ही अनहरिड तरीके से, आज उसको किसी का खतरा नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, चुपचाप या आराम से उठ के वो अपने रास्ते जाना शुरू हो गया था. इसी मोमेंट पे क्या होता है, as he put his head into that dreadful hole, जब वो अपने burrow में जाने लगा, and as he slowly drew up, snake easing his shoulders and entered farther, जैसे ही वो अंदर जाने लगा, वो सारी conditioning वापस आ गई. ठीक है? A sort of horror, a sort of protest against his withdrawing into that horrid black hole, deliberately going into the blackness and slowly drawing himself after overcame me. Now his back was turned. तो अब मुझे एकदम से sort of घिन आने लग गई, दहशत होने लग गई, अजीब लगने लगा कि ये कहाँ अंदर जा रहा है. And I looked around, I put down my pitcher, I picked up a clumsy log and threw it at the water trough with a clatter. And something took over me. Societal conditioning took over me and I hit the snake. तो ये पूरी poem is just this conflict of क्या करूं क्या ना करूं, ऐसे लग रहा है पर ऐसे होना चाहिए, जो कि हमें हर चीज को लेके होती है. इन्होंने एक मोमेंट कैप्चर किया एक स्नेक को लेके जिसमें ये इंटरनल बैटल लड़ना पड़ा and explained very beautifully how he felt about it. I think it did not hit him, but suddenly that part of him that was left behind convulsed in undignified haste. तो obviously वो डर गया स्नेक, और अभी वो कितना ग्रेसफुली अनहरिड तरीके से मूव कर रहा था, अब एकदम से जल्दी से वो अंदर चला गया. Writhed like lightning and was gone. डर के एकदम से चला गया, कन्वल्स करके हिल के जोर की चला गया. Into the black hole, the earth-lipped fissure in the wall front, at which in the intense still noon I stared with fascination. And immediately I regretted it. तो अब क्या हुआ, जिसे मैरिनर को हुआ था, यहाँ पर regret हुआ. I thought how paltry, how vulgar, what a mean act. सब मैंने क्यों किया, कितना unnecessary, कितनी घटिया चीज की है मैंने. I despised myself and the voices of my cursed human education. खुद से मुझे नफरत हुई और मेरी ह्यूमन एजुकेशन, मेरी कंडीशनिंग से मुझे नफरत हुई. And I thought of the albatross. This is our allusion, our reference to the rhyme of the ancient mariner. And allusion is जब आप उसको mention करते हो with the understanding कि जो भी ये पढ़ रहा है उसने वो टेक्स्ट भी पढ़ा होगा या वो मूवी भी देखी होगी, तो उसको समझ आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ. ठीक है? And I wished he would come back, my snake. और मुझे लगा कि काश वो वापस आ जाए, मेरा स्नेक. अब वो उसको my snake क्यों बोल रहा है? Because he came to his water trough to meet him that day. He graced him with his presence. For he seemed to me again like a king in exile, uncrowned in the underworld, now due to be crowned again. And now he is glorifying the snake again. कि कितना majestic creature है, king जैसा है. And so I miss my chance with one of the lords of life, and I have something to expiate a pettiness. So what I did was a petty act, and this is something that I need to make amends for. ये मेरे से गलती हो गई, अब इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा. All right? So that is A Snake by D.H. Lawrence. You get both perspectives. कैसे उसको अच्छा लग रहा है, फिर उसको अजीब लग रहा है कि मुझे अच्छा क्यों लग रहा है. सोसाइटी की सिखाई हुई बातें दिमाग में आ रही हैं. He takes impulsively, he does something bad, he regrets it, and then he understands that okay, जो मैंने किया वो गलत किया, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा. So that entire conflict is what we see through that small moment in this poem. Now coming to the questions, let's quickly discuss all the questions now that we know all the poems. और अब हम बहुत आराम से questions answer कर पाएंगे because I've told you everything that you need to know with respect to these poems. Imagine that the mariner hears of Mrs. Packletide's hunt and decides to share some advice with her about the impact of willfully killing creatures. As the mariner, write this letter in about 150 words to Mrs. Packletide based on the consequences following your own experience of having killed a creature intentionally. 2 chapters का यहाँ पर वो overlap हो रहा है and बहुत easy overlap है. Mariner जैसे wedding guest को अपनी कथा सुना रहा था कि भाई ऐसा मत करना कभी, बहुत रिग्रेट करोगे, बहुत बुरा होगा, ये गिल्ट आपको नहीं छोड़ेगा, द गिल्ट ऑफ किलिंग एन इनोसेंट क्रीचर.
तो अब मिसेस पैकलटाइट को क्या लिखेगा? सो 150 वर्ड्स में आपको एक लेटर लिखनी है. सो ऑब्वियसली एज द मैरिनर, सी जब आपको इस तरीके से लेटर लिखनी है 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, आपको बहुत कुछ फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उसके आपके मार्क्स नहीं कटेंगे. डियर मिसेस पैकलटाइट करके शुरू करोगे. सो हाउ कैन यू स्टार्ट दिस लेटर? यू कैन से दैट you must not know who I am, but having heard about your famous hunt, I felt compelled to write to you and share my own experience so that you might not suffer as harshly as I had to. Then he can, or you can quickly summarize what happened. I'm a mariner and I set sail a long time ago with my fellow sailors. वहां पर जाकर just explain how when we encountered a harsh storm and ice everywhere, a very innocent and lucky albatross found its way to our ship and kept us company. We also believed that it brought with it some good luck. But as is the case with most humans, better days got the better of me, and I was basically, you can say that I was blinded by this good fortune and forgot the harsh days that had gone by. And in my ego, in my pride, in my stupid human arrogance, I thought nothing more of the albatross than than a way to pass my time, and I ended up killing it without thinking twice about not just what the albatross had done for us, but the fact that the albatross was an innocent creature that did not deserve to mercilessly die at my hands. I killed the albatross thinking nothing much of it until the universe or the world or the sea showed me the magnitude of the crime that I had actually committed. Then you can go on to explain the things that happened, how the albatross weighed on you, the guilt of killing the albatross weighed on you, and you spent the rest of your life trying to redeem that one act of unnecessary violence that you inflicted upon the albatross. That I inflicted upon the albatross, क्योंकि आप mariner हो, आप mariner की तरफ से लिखोगे. And after having explained all of this, आप Mrs. Packletide को थोड़ा सा advice दोगे that in all humility and solely from my own experience, I request you to look at every living creature like an actual breathing, loving, thriving entity that deserves to live, that deserves to have a full life, and does not deserve to be an object of merriment for you. हम जितना the amount of or the respect that a human life holds, the same dignity should be afforded to all of these living creatures, as we all share the same earth and we all come from the same creator, if you believe in a creator. Again, यहाँ पर आप जैसे भी लिखना चाहो कि नेचर सबका है या भगवान ने सबको बनाया है, जो भी आपका थॉट प्रोसेस है उसको आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर दोगे, एंड दैट्स हाउ यू विल एंड योर letter. That I urge you, Mrs. Packletide, to understand the consequences of your actions, of the life that you've taken, of the ones impacted by this act of yours. And I hope and pray that you never do this again, and in fact stop everybody around you from doing the same. So that's how you will write a letter. My letter, I know, got a bit too wordy, बहुत fancy हो गया. आप उसको simple भी रख सकते हो. Explain आपने क्या करना है. I am the mariner. This is what I've done. Explain the events of the poem. Say that I felt extremely guilty. That guilt stays with me to this day, and I walk around the world telling my tale to everybody in order to save many more albatrosses that could have been slayed. And so here I am doing the same thing to you, and requesting you not to hurt an innocent living creature, because
he or she or it's not at fault. ठीक है, तो ये आप सिंपली भी लिख सकते हो, इसको बहुत आपके वोकैबुलरी लेवल के हिसाब से आप डीप या फैंसी बना सकते हो, उतना आपको लगता है आप कंफर्टेबल नहीं हो वोकैबुलरी के साथ तो सिंपल भी रख सकते हो, लिखना इसको ऐसे है. ओके, नेक्स्ट. Interpret imagery and symbolism in the rhyme of the ancient mariner as elements that contribute to the poem's overarching themes of retribution and redemption. तो बहुत सिंपल है क्योंकि ये कम मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. इमेजरी एंड सिंबलिज्म क्या हो रहा है? इमेजरी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे every time there was a devastating situation that could have potentially killed all the sailors, like being frozen in the sea with ice everywhere. The albatross came to the rescue. So those images were very vividly described in the poem by the repetition of words such as ice, the repetition of words such as water, water everywhere, ice here, ice there. And symbolism क्या है? The main symbolism यहाँ पे जिसके बारे में आपको बात करनी है, that when the albatross and its body being hung around the mariner's neck was the symbolized retribution, and redemption was symbolized by the act of the mariner telling his tale to everybody in order to make amends or make up for the crime that he had committed. Next, how does Lawrence explore the internal conflict in Snake? So very simple. Lawrence explores his internal conflict by contrasting how he feels about the snake with his human education, which is his societal conditioning. He constantly, there's a constant battle between his loving and respectful feelings about this creature that comes from nature and everything that he's been taught about a snake. So what he feels are all positive emotions, but society has drilled or has given the snake a very negative connotation, due to which he feels compelled to hurt it, even though in his heart he does not want to cause it any kind of harm. तो ये जो contrast है, ये जो constant battle है, this is how the conflict is explored. Discuss how Shakespeare's sonnet, "Nor marble nor the gilded monuments," conveys the theme of immortality through poetry. So the way the sonnet conveys the theme of immortality is by saying that nothing survives the passage of time except for the written word. Monuments, very grand monuments made by the mightiest of kings, will not stand the test of time. Wars, strifes, politics, governance, everything is going to ultimately destroy anything that is grand and has been physically created. But anything that is immortalized through art is going to leave an impact on the hearts of people, and that's going to be carried forward as long as mankind exists, or till the day mankind ceases to exist. Okay, in the poems, The Frog and the Nightingale and Ozymandias discuss how the characters' attitudes towards power and influence contribute to their respective outcomes. So again, simple. दोनों में क्या है? The frog is extremely proud of himself. He is blind to his faults. He thinks too highly of himself. He has a lot of ego, and as does Ozymandias. Both consider themselves extremely mighty, and they feel that nobody even comes close to what they have done or have achieved. Now here the consequences for both are different. While in the case of Ozymandias, we see that everything that he was once so proud of and everything that he created has now become rubble, and nothing of it remains except for the sneer on his shattered sculpture. In the case of the frog lived happily on, but it was the nightingale who had to bear the brunt of his hubris. You can use the word hubris if you want in your exam. Okay, so here the poor nightingale suffered. So what we learn from both these poems is that such arrogance ends in suffering.
It could be your own suffering, it could be the suffering of someone else, but the net result of such arrogance is always suffering in some form or the other. All right, now we come to the final homework question. So again, आपको ये वाला PDF तो मिल ही जाएगा. If you want the PDF to the written answers, like I've said, I want enough of you to let me know in the comments that you do want. Am I losing focus again? That you do want the PDF, and I will provide a PDF with all the written answers to you very, very soon. But before that, here's something you can do. You can attempt this homework question and give me your answer, and I will personally pick out the best answers and highlight them in the next video. उससे आप भी सीखेंगे, आप भी जानेंगे कि आप कितना अच्छा आंसर लिख पा रहे हैं, दूसरे लोग भी आपके आंसर को रेफर कर सकते हैं. So make sure you download this and do the homework. 8 marks का question है, so make sure you write 100 to 150 words. Question बहुत simple है. Rhyme of the Ancient Mariner, snake को compare किया जा रहा है. Already इस चीज का explanation मैं आपको दे चुकी हूँ. So make sure you attempt the homework. जब तक खुद के end से effort नहीं डालोगे, तब तक आप exams के लिए अच्छे से prepare नहीं कर पाओगे. And that's the end of today's video. I hope you found that helpful. I will see you in the next one. हमारा बचा है सिर्फ drama, Julius Caesar or The Dear Departed. So next हमारा वो होने वाला है. उसके बाद हमारा literature completely cover हो जाएगा. And we will then move on to the other sections of the exam. All the very best. Take care. See you soon. Bye-bye.